जी स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कैसे बनाई जाती है। आप ऊपर देख रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। मैंने पहले भी आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को दो तरीक़ों से बनाया जाता है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक जो है इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड इज़ मोर ऑफ एकेडमिक नेचर। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी के लिए हमें बनानी सिखाई जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसे है कि अगर हम अज्यूम करें कि जो हमारे सेल्स हैं वो सारी की सारी कैश के अंदर है, हमने कोई क्रेडिट सेल नहीं की, फिर हमने जितनी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमने उसमें भी कोई क्रेडिट परचेजेस नहीं की, वो सारी की सारी कैश में है, और बाद में जितने एक्सपेंडिचर हमने इनकर किए नेट इनकम तक पहुंचने के लिए वो सारे के सारे क्या है, कैश के अंदर हैं। सेल भी हमारी कैश के अंदर हो गई, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो भी कैश के अंदर हो गए। उसके बाद हमने जितने अदर मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एक्सपेंसेस पे किए, अगर वो भी ज़्यूम करें कैश में थे, तो हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारी नेट इनकम है जो हमने इस साल अर्न की वो टोटल हमारा कैश इनफ्लो है, यानी कि ये हमारा कैश इनफ्लो है, नेट इनकम। तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर हम नेट इनकम को ही अपना कैश फ्लो अज्यूम कर लें तो फिर हम क्या करेंगे, वो ही हमारा कैश फ्लो होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसकी ये बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेल्स लेते हैं, उसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं, फिर हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आ जाता है, फिर इसमें से हम अदर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। अज्यूम करें ये भी कैश था 100%, ये भी 100% क्या है, ये भी 100%, तमाम इनकम एंड तमाम और ऑल एक्सपेंडिचर्स आर इन कैश। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट भी होगा और सेम एज इटसेल्फ ये हमारे पास कैश में अवेलेबल भी होगा। ठीक है, हम अज्यूम क्या करें, अगर कि हम जो अपनी इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो कैश फ्लो बेसिस पे बना रहे हैं कि कैश प्योरली कैश है, सेल जो है 100% कैश है, एक्सपेंसेस 100% कैश है, तो जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा वो भी और हमारा जो हमारे पास कैश होगा वो भी हमारे पास बराबर होंगे। तो इस सूरत में तो हमें कोई कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वही हमारा नेट कैश है, हमारे हाथ में अवेलेबल फॉर यूज़ है। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम बहुत सारी सेल कैश पे कर रहे होते हैं और बहुत सारी क्रेडिट पे। इस तरह हमने बहुत सारी परचेजेज़ की होती हैं जो कैश भी हो सकती हैं, क्रेडिट भी हो सकती हैं। बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमने पे किए होते हैं या अभी पेएबल होते हैं, यानी फ्यूचर में पे करना है। तो हम अज्यूम करते हैं कि नेट प्रॉफिट में कुछ पोर्शन ऐसा है जो हमें कैश में रिसीव हो गया है और कुछ पोर्शन ऐसा है जिसके अगेंस्ट हमने या तो कैश रिसीव करना है या कैश पे करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड जो है ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट अप्रोच है फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट से। हम इनकम स्टेटमेंट से लेके अपनी जो है कैश फ्लो की कैलकुलेशन करने की तरफ जाएंगे, यानी कि हम ये कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट का जो एंड रिज़ल्ट है जिसे हम नेट इनकम कहते हैं, हम इसको लेंगे और इसमें एडजस्टमेंट करते जाएंगे नॉन कैश आइटम्स की और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, ये नेट इनकम मैंने जनरेट की $91 की। अब आपको पता है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हमने बुक किया होता है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस होता है, इसने हमारी नेट इनकम को डिक्लाइन किया होता है। ठीक है, लेकिन डेप्रीसिएशन तो कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जिसके अगेंस्ट कंपनी का एक कैश यूटिलाइज हुआ हो। डेप्रीसिएशन तो एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है जो हमें ये बताती है कि आपका एसेट जो है इसमें वियर टियर हो रही है, इसकी मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, तो हम उसके अगेंस्ट एक किस्म का डेप्रीसिएशन रिजर्व अपना जनरेट कर रहे होते हैं एसेट के अगेंस्ट, कि हमने एसेट लिया, वो एसेट पहले साल जो इतने का था दूसरे साल में उसकी एफिशिएंसी में कमी आ गई या उसकी मार्केट प्राइस में कमी आ गई, तो उसकी जो वियर टियर थी, जो उसकी ऑब्सिलेंस थी, हमने उसको डेप्रीसिएशन का नाम दिया और उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, जबकि इसके अगेंस्ट कोई भी कैश हमारी कंपनी में ना आया ना कंपनी से गया। तो हमारे पास क्या आ गया, डेप्रीसिएशन। ये बेसिकली क्या है, नॉन कैश आइटम, ये नॉन कैश आइटम है। तो हमने इसको प्रॉफिट में दोबारा वापस ऐड करना है। इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ था ना डेप्रीसिएशन की वजह से, लेकिन डेप्रीसिएशन एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, इसमें कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं होता। हमने कहा कि नेट इनकम में को हम एडजस्ट कर रहे हैं कैश फ्लोज के साथ,
तो हम सबसे पहले डेप्रीसिएशन को जो हमने एज एक्सपेंस कंसीडर किया था और उसने हमारे नेट प्रॉफिट को कम किया था, अपनी इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में वापस से ऐड कर देते हैं। और ऐड करने की प्योरली लॉजिकल ये है कि ये एक ऐसा एक्सपेंस था जो कैश में नहीं था, नॉन कैश आइटम था। ठीक है, अगर हमारे पास अमोर्टाइजेशन हो, जैसे कि जो है हमारे पास जो एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट अमोर्टाइजेशन वगैरह होती है, अगर वो हो तो हम उसको भी ऐड बैक करेंगे। ठीक है, फिर आगे ये तो था नॉन कैश आइटम्स। ये जो डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ ऐड बैक क्यों किया कि ये हमारे पास प्योरली नॉन कैश आइटम थी। अब इसके बाद आप देख रहे हैं डिक्रीज अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज इन्वेंट्रीज, इंक्रीज एक्यूमुलेटेड टैक्सेस, प्री पेमेंट्स। बैलेंस शीट में आपने ये देखा होगा हमारे पास अक्रूवल्स हैं बहुत सारी, अकाउंट रिसीवेबल की अक्रूवल्स हैं, इन्वेंट्रीज हमारे पास फिजिकली होती हैं, अकाउंट पेबल्स की हैं, इस किस्म की बहुत सारी अक्रूवल्स होती हैं। ये अक्रूवल्स क्यों होती हैं? फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल कब जनरेट होते हैं? आप जब सेल करते हैं क्रेडिट के ऊपर, तो आप जब क्रेडिट पे सेल करते हैं तो आपके अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्टार्ट ऑफ द पीरियड 100 रुपीज़ के रिसीवेबल और एंड ऑफ पीरियड आपके पास 150 रुपीज़ के अकाउंट रिसीवेबल हैं। ठीक है, तो यानी कि साल के स्टार्ट में आपने लोगों से 100 रुपीज़ रिसीव करने थे, 100 रुपीज़, और जब साल एंड हुआ तो आपने लोगों से 150 रुपीज़ रिसीव करने हैं। इट मीन्स कि आपने इस साल भी क्रेडिट सेल्स की हैं और क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट आपने इस दफ़ा मज़ीद 50 रुपीज़ का एडिशन किया जिसमें कैश नहीं रिसीव हुआ आपको। क्या मैं कह रहा हूँ कि हम अकाउंट रिसीवेबल कब जनरेट होते हैं? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, किसी भी कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं और वो साल के स्टार्ट में हमने 100 रुपीज़ लोगों से लेने थे और जब साल एंड हुआ तो लोगों से 150 रुपीज़ लेने हैं। तो ये जो इंक्रीज़ आया, इट मीन्स कि हमारा ही सेल में ये 50 रुपीज़ एडिशनल ऐड हो गए जिनके अगेंस्ट कैश नहीं हुआ या कैश रिसीव नहीं हुआ। तो हम अगर हमारे पास ये पोजीशन होती है कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हम इसको माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ अकाउंट रिसीवेबल। पहले मेरे पास रिसीवेबल 100 रुपीज़ के थे, जब साल ख़त्म हुआ तो मेरे पास 84 रुपीज़ के अकाउंट रिसीवेबल हैं। यानी साल के स्टार्ट में मैंने लोगों से 100 रुपया लेना था और अब साल के एंड पे मैंने लोगों से 84 रुपये लेने हैं। इट मीन्स कि मैंने 16 रुपये एक्स्ट्रा उनसे रिसीव किए हैं कैश में। सेल तो रिसीव की है, लेकिन रिसीवेबल वालों से भी 16 रुपये एक्स्ट्रा रिसीव किए। तो ये डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पॉजिटिव, हमने जो है रिसीवेबल की अक्रूवल भी इस नेट इनकम के साथ एडजस्ट कर ली। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इन्वेंट्रीज़ हैं। इन्वेंट्रीज़ क्या हैं? ऐसे एसेट्स हैं जिनका अभी जो है लिंक कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आया। हम क्या करते हैं इनकम स्टेटमेंट में? सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऐसी चीज़ें जो बेची गई उनकी कास्ट क्या थी। इन्वेंट्रीज़ ऐसी आइटम्स हैं जो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर नहीं आती, इसलिए जो भी इनके अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आएगी हम उनको भी एडजस्ट करेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में नेट इनकम के अगेंस्ट। हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले इन्वेंट्रीज़ थी 100 रुपीज़ की, अब इन्वेंट्रीज़ हो गई 150 रुपीज़ की। इसका मतलब है कि हमने ड्यूरिंग द पीरियड 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज़ पेमेंट के लिए यूज़ किया है। हमने एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज जो जनरेट की हैं उनके अगेंस्ट एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं। तो अगर इन्वेंट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही हों तो ये कैश आउटफ्लो है, जैसे कि उसने ब्रैकेट्स में नेगेटिव साइन के साथ शो किया। अगर ये इन्वेंट्रीज़ डिक्रीज़ हो रही होती तो फिर यहाँ प्लस साइन आ जाता। अगर इन्वेंट्रीज़ डिक्रीज़ होती तो प्लस साइन आता, चूँकि यहाँ इन्वेंट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो इनके साथ माइनस साइन है, वैसे भी उसने ब्रैकेट में शो किया। इंक्रीज़ एक्यूमुलेटेड टैक्स प्री पेमेंट्स, हमने क्या किया? टैक्स प्री पेमेंट्स को इंक्रीज़ कर दिया। टैक्स प्री पेमेंट्स कैसे जनरेट होती हैं? टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स प्री पेमेंट्स क्रेडिट। टैक्स एक्सपेंस तो नेट प्रॉफिट में आ गया, ठीक है, लेकिन ये तो प्री पेमेंट्स थी,
अब प्री पेमेंट्स जो हैं, पहले हमने टैक्स थोड़ा एडवांस दिया था, अब ज़्यादा एडवांस दे दिया, इसका मतलब मज़ीद कैश आउटफ्लो हो गया, यानी एक्सपेंस तो नहीं आया लेकिन मज़ीद पेबल जनरेट हो गया। इसके साथ भी नेगेटिव साइन है इंक्रीज़ के साथ। अगर ये डिक्रीज़ होती तो ये पॉजिटिव साइन होता, लेकिन चूँकि ये इंक्रीज़ है, ये भी इसकी सेम नेचर है, तो इसलिए इसकी भी नेगेटिव साइन। तो नेट रिज़ल्ट हमारे पास जो आ गया वो $56 है। हमने क्या किया, इनडायरेक्ट मेथड में हमने कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया। हमने अज्यूम किया कि जो हमारी नेट इनकम है वो हम अज्यूम करते हैं कि ये कैश इन अवेलेबल ऑफ शेप ऑफ कैश है। हम इसमें तमाम वो एडजस्टमेंट करेंगे जो नॉन कैश नेचर की थी या फिर अक्रूवल्स नेचर की थी। आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर नेट इनकम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया। डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने का प्योरली मकसद ये था कि ये नॉन कैश आइटम है। ये डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल, हमने एक्रूवल के कंसेप्ट को जो है एडजस्ट किया, रिसीवेबल की शेप में इन्वेंट्रीज़ को एडजस्ट किया। इसी तरह हमने क्यूमुलेटेड एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट और नेट इनकम के साथ एडजस्ट किया। तो एंड रिज़ल्ट जो हमारे पास आया वो है $56। ये बेसिकली हमारा नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, आप बास्केट वंडर की उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाइएगा, शुरू में वहाँ हमें नेट इनकम जो है $91 दी गई है। उसी क्वेश्चन में ₹30 की डेप्रिसिएशन है जिसको हमने ऐड बैक किया। फिर अकाउंट रिसीवेबल की इंक्रीज़ डिक्रीज़ को हमने बैलेंस शीट से एडजस्ट किया, तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आया $56। तो ये पॉजिटिव है, तो ये यानी कि हमारा ऑपरेशन से जो कैश जनरेट है वो पॉजिटिव है, यानी इनफ्लो ऑफ कैश है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास सिर्फ एसेट्स थे, लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिनमें ₹100 का इंक्रीज़ हुआ। जो इंक्रीज़ एडिशन ऑफ नेट एसेट्स हो, जब हमने इंक्रीज़ किए एसेट तो ये कैश आउटफ्लो था, तो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ओवरऑल कैश पे किया है, हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश है। इसी तरह ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ थी। नोट पेबल में $5 डिक्लाइन आया, यानी हमने $5 पे किए, ठीक है। इंक्रीज़ लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज़ हुआ, वो हमारा $77 से डिविडेंड पे किए और हमारे पास नेट रिज़ल्ट आ गया कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये हमारा जो है टोटल रिज़ल्ट आ गया। इंक्रीज़ डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, साल के स्टार्ट में हमारे पास जो थे वो $100 थे और साल के एंड पे हमारे पास जो कैश आया वो $90, यानी ओपनिंग बैलेंस मेरा कैश का $100 था, क्लोजिंग $90, यानी ड्यूरिंग ईयर मेरी $10 की कंजम्पशन हुई, तो वो उसने बता दिया। यहाँ आप देखें $56 पॉजिटिव, $100 नेगेटिव, तो नेट रिज़ल्ट $44 नेगेटिव आ गया और 44 नेगेटिव और 34 पॉजिटिव। तो अभी भी मेरा नेगेटिव इस पूरी फैन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मेरे पास एंड रिज़ल्ट आया वो था -$10 आउटफ्लो। तो ये -$10 आउटफ्लो जब मैंने ओपनिंग बैलेंस के साथ एडजस्ट किया तो मेरे पास क्लोजिंग कैश $90 आया और मेरी बैलेंस शीट पे एक्चुअली है भी $90 का था, ठीक है। सप्लीमेंट्री कैश फ्लो डिस्क्लोजर मैंने इंटरेस्ट पेड $59 भी लिख दिया और टैक्स पेड $60 भी कैपिटल से लिख लिया। ये हमने एक्चुअली पे किए थे लेकिन इनको अलहदा से जस्ट शो ऑफ कर दिया। तो ये हमारी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चेंज आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दोनों डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में दोनों एक जैसे रहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिकली कंपनी लेवल पे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें ऐसी कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप बात याद करें कि हम क्या करते थे, हम ऐसे एक टी अकाउंट बनाते थे, जर्नल जिसे कहते थे। अगर मैं कैश अकाउंट का जर्नल बनाऊं तो इसकी एक साइड डेबिट साइड आती थी, एक साइड क्रेडिट साइड आती थी। तो डेबिट साइड पे जो चीज़ें आती थी वो पेमेंट्स होती थी कंपनी की कैश अकाउंट में, और जो क्रेडिट साइड पे चीज़ें आती थी वो कंपनी की रसीट्स होती थी। तो डायरेक्ट मेथड प्रैक्टिकली कंपनीज़ के लिए बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप जस्ट अपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की टी अकाउंट्स उठा लें, उनमें जो कैश पेमेंट्स हैं
उनको कैटेगरी वाइज अलहदा कर लें और जो कैश रसीट्स हैं उनको भी कैटेगरी वाइज अलहदा कर लें, आउटफ्लो इनफ्लो को नेट करते जाएं तो हर एक्टिविटी का एंड रिज़ल्ट आ जाएगा। प्रैक्टिकली डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने टी अकाउंट्स देखे थे जिन्हें हम लेजर्स कहते थे। तो लेजर, अगर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के तमाम आइटम्स का लेजर उठा लें तो डेबिट साइड पेमेंट साइड होती थी। तो इसमें जो भी पेमेंट है उनको लेते जाएं, उनको अलहदा से ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखते जाएं और रसीट्स को अलहदा उन्हीं एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट जिस एक्टिविटी के रेलेवेंट वो रसीद है इनफ्लोज में लिखते जाएं। रसीट्स के इनफ्लोज की, पेमेंट्स के आउटफ्लोज को एडजस्ट करते जाएं तो हर एक्टिविटी का नेट रिज़ल्ट आ जाएगा। और जब तीनों एक्टिविटीज़ के रिज़ल्ट को नेट करेंगे तो वो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड आ जाएगा। प्रैक्टिकली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी स्लाइड चेंज है। तो हमने क्या किया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ले लिया कि हमने सेल की थी, तो सेल के अगेंस्ट हमारे पास क्या है, ये भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि कितनी सेल कैश में है और कितनी सेल हमारे पास जो है क्रेडिट पे है। क्रेडिट के अगेंस्ट हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुए थे, तो हम सेल्स में से इंक्रीज़ डिक्रीज़ यानी ये टोटल सेल्स ले लेंगे प्लस इंक्रीज़ डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल को एडजस्ट करके हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर जनरेट निकाल लेंगे। इसी तरह कैश पेड टू एम्प्लॉयज़, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़, जो हमने परचेज़ की हैं हम क्या करेंगे, परचेज़ प्लस माइनस अकाउंट पेएबल। आपको पता है कि अकाउंट पेएबल जनरेट होते हैं जब हम क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, परचेज़ की नेट फिगर ले लेंगे, उसमें अकाउंट पेएबल की इंक्रीज़ डिक्रीज़ को एडजस्ट कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। इसी तरह फिर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और टैक्सेस वगैरह को हमने जो पहले पे किया था उनको सेपरेट से माइनस कर देंगे। तो अब वहाँ देखा आपने कि डायरेक्ट मेथड में भी हमारे पास $66 रिज़ल्ट आया था, सो इनडायरेक्ट मेथड में भी और डायरेक्ट मेथड में भी। दो मेथडोलॉजी आप जो मर्जी अडॉप्ट कर लें, आपके कैश फ्लोज की वैल्यूएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको फिर बताता चलूँ कि हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं या फिर डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, दोनों में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डिफरेंस आता है। इनडायरेक्ट मेथड में हम इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम को बेस बनाते हैं और उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, और इसमें डायरेक्ट मेथड में हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ अलहदा से पे करते हैं, और अदर एक्सपेंसेस जो हमने कैश में पे किए, जो हमने एडिशनल स्केड्यूल में शो किए थे इनडायरेक्ट मेथड में, वो यहाँ से माइनस किए, तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट वही $56 आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ये उसने कुछ बताया था, जैसे ये कैसे आया हमारे पास, ये पेमेंट और दूसरी पेमेंट कैसे आई, इनकी ABC उसने कुछ वर्किंग की हुई है। ठीक है, हमने सेल की $2211 की, ये हमारी सेल फिगर है। ठीक है, फिर हमने ये देखना है सेल्स जब हम करते हैं तो एक पोर्शन सेल का कैश में होता है और एक पोर्शन जो हमने क्रेडिट पे सेल की होती है उसके अगेंस्ट हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हो जाए तो वो आपने सेल को में ऐड कर देने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेल की लोगों को कुछ, ठीक है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ बताता हूँ कि मेरे अकाउंट रिसीवेबल स्टार्ट ऑफ पीरियड ₹100 के थे। ये है स्टार्ट पीरियड ₹100 के रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, साल के दौरान मैंने उन्हें ₹100 की मज़ीद क्रेडिट सेल की। ठीक है, तो अब मेरे टोटल अकाउंट रिसीवेबल हो जाने चाहिए 200। ठीक है, ₹100 ओपनिंग बैलेंस था, 100 ड्यूरिंग ईयर मैंने किया, लेकिन मेरे पास जो एंड बैलेंस आया, एंड बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का, वो जस्ट $80 थे। ठीक है, $100 मेरे पहले रिसीवेबल थे, 100 मैंने मज़ीद सेल की। ठीक है, 200 हो गए, और जो मेरा एंड रिज़ल्ट रह गया 80 में से जब मैंने 200 में से 80 माइनस करूँगा तो 120 की रिकवरी हो गई, यानी कि 100 की क्या सेल हो गई मेरी मज़ीद। अब यहाँ से 100 पहले लेने थे, अब लेने वाले सिर्फ 80 रह गए। रिसीवेबल में 20 का डिक्लाइन आ गया। 20 का डिक्लाइन इसी सूरत में पॉसिबल है ना कि मैंने उनसे एक्स्ट्रा रिकवरी कर ली। ठीक है, अगर डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल होगा तो पॉजिटिव साइन होगा, और अगर इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल होगा तो माइनस साइन होगा। तो यहाँ चूँकि डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल है
$16 का, तो ये हम सेल में ऐड कर देंगे, तो हमने जो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर किया वो $2227 है। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट जब आप आगे मज़ीद एडवांस अकाउंटिंग पढ़ेंगे, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहाँ भी आप देखेंगे। उसके बाद अगर आप एमकॉम में अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो आप मज़ीद 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर एंड रिक्वायरमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़। तो वहाँ आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ इन ट्रीटमेंट्स को मज़ीद अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह कास्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस डेप्रिसिएशन प्लस सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इनके साथ इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंट्री को एडजस्ट करना है। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है तो प्लस साइन, इन्वेंट्री डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस साइन होगा। कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज़ आ जाएगा हमारे पास। इस तरह इनकम टैक्सेस के साथ उसी की एक्रूवल को एडजस्ट करेंगे। तो ये सारे नोट्स उसने हमें बताया है, और ये भी बताया है अगर पॉजिटिव साइन डिक्रीज़ के साथ आएगा, नेगेटिव साइन इंक्रीज़ के साथ आएगा। यहाँ पॉजिटिव साइन इंक्रीज़ के साथ आएगा, नेगेटिव साइन डिक्रीज़ के साथ। आपने इनकी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी लेनी है मज़ीद। वही सेम उसी तरह डायरेक्ट मेथड में सेम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इनडायरेक्ट में भी था, और सेम मेथड ही आपका डायरेक्ट में, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। और इसी तरह सेम आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड में है या इनडायरेक्ट मेथड में, दोनों के रिज़ल्ट सेम आए, और फिर दोनों में भी एंड रिज़ल्ट बिल्कुल वैसे ही डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड को उसने आपके सामने अब देखा कि ये आपका सेम रिज़ल्ट है। डायरेक्ट मेथड में भी आपका -$10 डिक्लाइन आया और कैश 90 पे आ गया। और ये सप्लीमेंट्री डिस्क्लोजर उसने बताए हैं, वो इनडायरेक्ट मेथड से आपको बना के बताया कि इनडायरेक्ट मेथड में भी ऑपरेटिंग का रिज़ल्ट सेम था और डायरेक्ट मेथड में भी ऑपरेटिंग का रिज़ल्ट सेम है। ठीक है।